वेलकम फ्रेंड्स, आई एम ए होस्ट फ्रॉम इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 8th क्लास हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी को एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 एडी में इंडिया में केवल ट्रेड करने के लिए आई थी, 1857 तक इंडिया की एक मेजर टेरिटोरियल पावर यानी एक बहुत बड़ी पावर बन गई। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 63% टेरिटरी और 78% पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही थी। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैप्टर का नाम फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी सजेस्ट करता है, इस चैप्टर में ईस्ट इंडिया की एक ट्रेडिंग कंपनी से मेजर टेरिटोरियल पावर बनने की स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को 3 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। पहला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू बंगाल। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में आना, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के नवाबों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल की इकोनॉमी पर कब्जा और फिर बंगाल की लूट शामिल हैं। दूसरे टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंड्स में ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में एक्सपेंशन यानी इसका फैलाव, यानी कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में बंगाल से 1857 तक पूरी इंडिया पर कब्जा कर पाई, उसे बताया गया है। थर्ड टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी सेट्स अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया को रूल करने के लिए खड़ा किया गया एडमिनिस्ट्रेशन है। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कम्स टू बंगाल। हम सभी को मालूम है कि 1498 में एक पुर्तगीज सेलर जिसका नाम वास्को डी गामा था, उसने यूरोप से इंडिया के लिए सी रूट खोज निकाला था और उसके बाद बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज इंडिया के साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेड में बिजी थी, प्रॉफिटेबल ट्रेड इंडिया के साथ कर रही थी। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल प्रोविंस में हुगली रिवर के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। उस समय के बंगाल प्रोविंस में आज का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार का एरिया शामिल था। बंगाल मुगल प्रोविंस था और औरंगजेब की डेथ के बाद में यहाँ के गवर्नर्स ने प्रैक्टिकली अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह फंक्शन करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने आप को बंगाल का नवाब का टाइटल दिया। फ्रेंड्स, वैसे तो बंगाल के कई नवाब हुए थे, लेकिन उनमें मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला का नाम मेन है। फ्रेंड्स, शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीचों में टेंशन था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर औरंगजेब से बंगाल में फ्री ट्रेड करने का फरमान इशू करा लिया था, जिससे कि बंगाल को ट्रेड टैक्स के रूप में बहुत सारे रेवेन्यू का लॉस हुआ था, नुकसान हुआ था। मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद में बंगाल के नवाब ने उस फरमान को मानने से मना कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड के बदले में एक बहुत बड़ी रकम चुकाने के लिए कहा। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉइन्स मिंट करने की परमिशन भी नहीं दी और कलकत्ता फोर्ट के फोर्टिफिकेशंस को और ज़्यादा बढ़ाने की परमिशन भी नहीं दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के और बंगाल के नवाब्स के बीच में नवाब सिराजुद्दौला के टाइम पर ये कन्फ्लिक्ट और टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की आर्मी प्लासी के मैदान में आमने सामने आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी को रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे और बंगाल की आर्मी को लीड कर रहे थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। प्लासी के बैटल का रिजल्ट तो एक फोरगॉन कंक्लूजन था, पहले से ही क्लियर था कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जीतना था। क्यों कि रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही बंगाल के आर्मी कमांडर मीर जाफर को अगला सिराजुद्दौला के बाद नवाब बनाने का लोभ देकर अपनी तरफ मिला लिया था और वो प्लासी की लड़ाई में बिल्कुल अलग खड़े रहे। अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने भी इसके बदले में कंपनी को खुश करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के बाकी ऑफिशियल्स को ढेर सारे गिफ्ट्स दिए, बहुत सारी दौलत दी, लेकिन कंपनी की दौलत के लिए भूख शांत नहीं हो पा रही थी। वो लगातार मीर जाफर के ऊपर और ज़्यादा पैसे देने का प्रेशर बना रही थी। बाद में कंपनी ने
और ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने भी कंपनी को सेटिस्फाई करने की कोशिश की, कंपनी के ऑफिशियल्स को खुश करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत सारी दौलत ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिशियल्स को दी। लेकिन जल्दी ही उन्हें ये रियलाइजेशन हो गया, एहसास हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से छुटकारा पाने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को भी अपने साथ मिला लिया। जल्दी ही 1764 में तीनों इंडियन पावर्स मीर कासिम ऑफ बंगाल, शुजा-उद-दौला ऑफ अवध, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ऑफ दिल्ली और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मीज बक्सर के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने तीनों इंडियन पावर्स की कंबाइंड आर्मी को अच्छी तरह से हरा दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन 1765 में मीर जाफर की डेथ हो गई। इसके बाद मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी रेवेन्यू राइट्स दे दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का नवाब या बंगाल का दीवान बनने के बाद दोनों हाथों से बंगाल को लूटने लगे, जिसको कि हम ग्रेट लूट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जब वापस इंग्लैंड गया तो उसके पास 4,01,102 पाउंड स्टर्लिंग की बड़ी रकम थी। फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंड्स इनटू इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में एक्सपेंशन। बंगाल के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फोकस मैसूर के स्टेट की तरफ किया। इसका ये कारण था कि मैसूर का रूलर हैदर अली कंपनी की पॉलिसीज और उसके इरादों को बहुत अच्छी तरह से जानता था और कंपनी को काउंटर करने के लिए उसने ग्रेट ब्रिटेन के एनिमी फ्रांस के साथ में रिलेशंस बढ़ाने शुरू कर दिए थे। कंपनी ने इसे एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में 4 वार हुए, टोटल 4 वार्स हुए, जिनको एंग्लो मैसूर वार्स के नाम से जाना जाता है। पहला बार 1767, दूसरा 1780, थर्ड 1790 और फोर्थ 1799। शुरुआत में मैसूर की आर्मी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को कई जगह पर डिफीट किया, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ हैदराबाद के निजाम और मराठास को भी मिला लिया। 1799 में लास्ट वार में टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को डिफेंड करते हुए लड़ाई में मारा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को उसके पहले रूलिंग डायनेस्टी वुडियार्ड्स को दे दिया और उन्हें सब्सिडरी अलायंस में मिला लिया। फ्रेंड्स, मैसूर के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मराठा कन्फेडरेसी का कन्फ्लिक्ट हुआ, जो इंडिया की वेस्टर्न इंडिया के इलाके में एक मेजर पावर थी। मराठा कन्फेडरेसी 4 मराठा सरदारों, जिनका कि हेड पेशवा था पूना में, उनका ये एक ग्रुप था। मराठा सरदार थे ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले और बड़ौदा में गायकवाड़। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बाद में के बीच में टोटल 3 वार्स हुए। पहला वार 1782 में सलाबाई की ट्रीटी के साथ खत्म हो गया। इसमें दोनों ही पावर्स एक दूसरे को डिफीट नहीं कर पाई। 1803-1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा भारी रहा और मराठास को ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा, आगरा और दिल्ली के एरियाज देने पड़े। 1817-1819 में जो थर्ड वार हुआ, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा पावर को पूरी तरह से क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। पेशवा की पोस्ट खत्म कर दी गई और जो करंट पेशवा था उसे कानपुर के नज़दीक बिठूर में पेंशन देके भेज दिया गया। फ्रेंड्स, मराठाओं को कन्क्वायर करने के बाद में, फतेह करने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नज़र नॉर्थ वेस्ट में दौड़ाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन, रूस का बहुत बड़ा डर था। इसके लिए उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान के ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। 1843 में बेईमानी से सिंध को भी ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। 1839 में
सिख स्टेट को फाउंड करने वाले महाराजा रणजीत सिंह खत्म हो गए थे। उसके बाद कंपनी का सिख स्टेट के साथ में 2 लड़ाई हुई। जो सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ 1849 में, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने सिख आर्मी को पूरी तरह से डिफीट कर दिया। छोटे से महाराजा को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और उन्हें पेंशन दे दी गई और सिख स्टेट को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। फ्रेंड्स, कंपनी के इस फास्ट एक्सपेंशन में, इस तेजी से हुए फैलाव के लिए कंपनी के कुछ गवर्नर जनरल्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड वेलेस्ली अपनी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी के लिए बहुत फेमस हैं। सब्सिडरी अलायंस के हिसाब के अकॉर्डिंग जो भी इंडियन रूलर सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता था वो आर्मी नहीं रख सकता था और उसके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर थी। उसके प्रोटेक्शन के लिए कंपनी एक सब्सिडरी फोर्स मेंटेन करती थी, जिसका एक्सपेंस, जिसका खर्चा इंडियन रूलर को पे करना होता था। अगर इंडियन रूलर ये पेमेंट देने में फेल हो जाता था तो उसकी टेरिटरी का एक हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया जाता था, जैसा कि 1801 में अवध और हैदराबाद के साथ हुआ। फ्रेंड्स, 1798 में हैदराबाद सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट था। 1799 में मैसूर और तंजौर ने भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया और 1801 में अवध भी सब्सिडरी अलायंस में शामिल हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पावर बनाने में लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एक पैरामाउंट पावर बनाया। उन्होंने क्लेम किया कि कंपनी की अथॉरिटी इंडिया में सुप्रीम है और वो इंडिया की सबसे बड़ी पावर है, यानी यहां पर इंडियन पावर्स के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इक्वल बेसिस पर अलायंस में इंटर करने की अपनी पॉलिसी खत्म कर दी। जो गवर्नर जनरल कंपनी के एक्सपेंस के लिए इंडिया में रिस्पॉन्सिबल थे, उनमें लॉर्ड डलहौजी का नाम सबसे ऊपर आता है। लॉर्ड डलहौजी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल रहे थे 1848 से लेकर 1856 तक। वो अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के लिए फेमस हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की पॉलिसी के अनुसार अगर किसी इंडियन रूलर का कोई नेचुरल एयर यानी नेचुरल वारिस नहीं होता था, कोई बच्चा नहीं होता था, तो उन्हें किसी और को अडॉप्ट करने की, गोद लेने की और दत्तक पुत्र बनाने की परमिशन नहीं थी। उनकी डेथ के बाद उनका स्टेट ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हो जाता था। इस तरह से 1848 में सतारा, 1850 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिए गए। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी मिस गवर्नमेंट के बहाने से ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना दिया। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सारी टेरिटरी को इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और तीनों प्रेसिडेंसीज को एक गवर्नर हेड करता था। इन तीनों गवर्नर्स के ऊपर था एक गवर्नर जनरल, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया का कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन का हेड भी था। वारेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट होने वाले पहले व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट था डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में होता था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मेन फंक्शन, जैसा कि उसके नाम से क्लियर है, रेवेन्यू कलेक्शन होता था। इसके साथ साथ वो जस्टिस और पुलिस अफेयर्स को भी देखते थे। जस्टिस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हेल्प के लिए सिविल कोर्ट यानी दीवानी में मुस्लिम लॉ को इंटरप्रीट करने के लिए मौलवी और हिंदू लॉ को इंटरप्रीट करने के लिए पंडित अवेलेबल थे। क्रिमिनल जस्टिस यानी फौजदारी अभी भी मुफ्ती और काजी की हेल्प से किया जाता था। फ्रेंड्स, ब्रिटिश जजेस के लिए
जजमेंट्स को जजमेंट देना आसान बनाने के लिए हिंदू और मुस्लिम लॉज को कंपाइल किया गया। 1775 में 11 पंडित्स की हेल्प से हिंदू लॉ को कंपाइल किया गया, जिसको बाद में एन.बी. हलहेड ने हिंदू लॉ डाइजेस्ट के नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1778 में मुस्लिम लॉ को भी कंपाइल कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अगेंस्ट में अपील सुनने के लिए सदर निजामत अदालतें थीं और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को भी एस्टैब्लिश किया गया। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडियन रूलर्स की तरह पीसेंट्स को एज सवार यानी हॉर्स राइडर और पैदल्स फुट ट्रूप्स की तरह रिक्रूट किया, जिसे कि सिपाही आर्मी कहा गया। लेकिन बाद में रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए फारफेयर टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना, उनको ड्रिल देना, उनको डिसिप्लिन में रखना शुरू कर दिया। उन्हें वेपन्स के लिए मस्केट्स और मैचलॉक्स दिए गए। फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स और 40 MCQs के PDF की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अगर आप चाहें तो उन लिंक्स को यूज करके इनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम फ्रेंड्स।